गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रकाशिकी यंत्रों के बारे में बात करने जा रहे हैं। प्रकाशिकी यंत्रों में हमारे सिलेबस में सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप है, दूरदर्शी टेलीस्कोप है। अब देखिए, सूक्ष्मदर्शी भी दो टाइप की है हमारे सिलेबस में। फर्स्ट टाइप है सरल सूक्ष्मदर्शी, जिसे हम आवर्धक लेंस भी बोलते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग लेंस और मैग्नीफाइंग ग्लास। सेकंड जो सूक्ष्मदर्शी है हमारे सिलेबस में वो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्लियर बात। तो दो टाइप की तो ये सूक्ष्मदर्शी हैं हमारे सिलेबस में, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसमें एक उत्तल लेंस होता है, इसमें दो या दो से अधिक उत्तल लेंस होते हैं। इसमें एक उत्तल लेंस होता है इसलिए इसकी आवर्धन क्षमता भी कम होती है। इसमें दो या दो से अधिक उत्तल लेंस होते हैं इसलिए इसकी आवर्धन क्षमता ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें कई बार आवर्धन हो सकता है। जैसे दो उत्तल लेंस है तो आवर्धन दो बार होगा। आवर्धन दो बार कैसे होगा? पहले जो पहला लेंस है, वस्तु की ओर जो लेंस है वो वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बना देगा। फिर वो प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए बिंब की भांति कार्य करेगा। दूसरा लेंस उसका फिर से आवर्धित प्रतिबिंब बना देगा। इस तरीके से दो उत्तल लेंस है तो दो बार आवर्धन होगा। अगर किसी सूक्ष्मदर्शी के अंदर तीन उत्तल लेंस है या ज़्यादा उत्तल लेंस है तो जितने उसमें लेंस है उतनी बार आवर्धन होगा। तो इससे स्पष्ट हो गया कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जो है वो कम होती है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता की तुलना में। क्लियर है? डिटेल में हम दोनों की बात करेंगे। दूरदर्शी जो है वो दो टाइप की है हमारे सिलेबस में। पहली बता रहे हैं हम अपवर्ती दूरदर्शी, दूसरी बता रहे हैं परावर्ती दूरदर्शी। इसमें जो फाइनल इमेज बनेगी, जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा, देखिए दूरदर्शी जो है वो दूर स्थित वस्तु को दिखाने के लिए काम में लिया जाने वाला प्रकाशिक यंत्र होता है, जबकि सूक्ष्मदर्शी पास स्थित छोटी वस्तु को, देखिए नाम में ही आ रहा है सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म को दिखाने वाली पास स्थित, समीप स्थित किसी सूक्ष्म वस्तु को दिखाने के लिए जो प्रकाशिक यंत्र हम यूज में लेते हैं उसको हम सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। जबकि दूरदर्शी, नाम में देखिए दूर आ रहा है, दूर स्थित वस्तु को दिखाने के लिए जो प्रकाशिक यंत्र यूज में लिया जाता है उसको दूरदर्शी बोलते हैं हम। अब देखिए, दूरदर्शी दूर स्थित वस्तु को दिखाने के लिए काम में ली जाती है। कारण, क्योंकि दूर स्थित वस्तु जो है उसको हम बिना दूरदर्शी के देखें, बिना यंत्र के देखें तो वो नेत्र पर छोटा दर्शन कोण बनाएगी। हमने एक टॉपिक पढ़ा था दर्शन कोण, उसमें हमने बताया था कि जैसे जैसे वस्तु नेत्र से दूर होती जाती है वैसे वैसे उसके द्वारा नेत्र पर बनाए जाने वाला दर्शन कोण घटता जाता है। और दर्शन कोण घटता जाता है तो उस वस्तु का रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब जो है उसका साइज भी घटता जाता है। फलस्वरूप वो वस्तु छोटी दिखलाई पड़ने लगती है। तो बहुत ज़्यादा दूर स्थित वस्तु जो है वो नेत्र पर बहुत छोटा दर्शन कोण बनाती है, अत्यल्प दर्शन कोण बनाती है। इसलिए नेत्र से अगर उसको सीधे ही देखा जाए तो वो बहुत छोटी दिखलाई पड़ती है, स्पष्ट दिखलाई नहीं पड़ती है। हालांकि वो आकार में बहुत बड़ी हो सकती है। जैसे आकाश में तारे दिखलाई हमें छोटे छोटे पड़ते हैं बहुत ज़्यादा दूरी पर स्थित होने के कारण, लेकिन आकार में वो बहुत बड़े हैं। कुछ तारे तो सूरज से भी आकार में बड़े हैं। क्लियर बात। तो इतने बड़े आकार के होने के बावजूद भी वे हमें छोटे छोटे दिखलाई पड़ते हैं, बिंदुवत दिखलाई पड़ते हैं। कारण ये कि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पर स्थित है, इसीलिए उनके द्वारा हमारे नेत्र पर जो दर्शन कोण अंतरित किया जाता है वो बहुत छोटा बनता है। इसलिए रेटिना पर उनकी इमेज भी छोटी बनती है और वो हमें छोटे दिखलाई पड़ते हैं। क्लियर बात। तो दूरदर्शी दूर स्थित वस्तुओं को दिखाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। क्लियर बात। सूक्ष्मदर्शी पास स्थित छोटी वस्तुओं को दिखलाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। देखिए, ये पास स्थित वस्तुओं को देखने के लिए, ये दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए, और इसमें ये पास स्थित सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए, पास स्थित सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए यूज में ली जाती है। क्लियर बात। अब क्या अपवर्ती दूरदर्शी होती है, क्या परावर्ती दूरदर्शी होती है, इसकी तो हम तब डिटेल में बात करेंगे जब दूरदर्शी टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसमें देखेंगे इनके बारे में। फिलहाल मैं सूक्ष्मदर्शी में सरल सूक्ष्मदर्शी टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम सरल सूक्ष्मदर्शी की ही बात करेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी किस तरीके से सूक्ष्म बिंब का आवर्धित प्रतिबिंब बनाती है उसकी बात करेंगे, और इसकी आवर्धन क्षमता के लिए हम व्यंजक प्राप्त करेंगे, सूत्र प्राप्त करेंगे
दो केसेज में। दो केस कौन से? जब बड़ा प्रतिबिंब कहाँ बने? बड़ा प्रतिबिंब बने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर, और जब बड़ा प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो इन दो केसेज के लिए हम सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र भी प्राप्त करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम किसी प्रकाशिकी यंत्र की कोणीय आवर्धन क्षमता का सूत्र बता चुके हैं, बीटा अपॉन अल्फा। तो उस सूत्र को यूज में लेते हुए हम सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो देखिए, सूक्ष्मदर्शी है टॉपिक। सूक्ष्मदर्शी में फिर फर्स्ट टॉपिक हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी है। सूक्ष्मदर्शी में फर्स्ट है सरल सूक्ष्मदर्शी, सेकंड है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो है वो तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम सूक्ष्मदर्शी का जो फर्स्ट पार्ट है सरल सूक्ष्मदर्शी, जिसे हम आवर्धक लेंस भी बोलते हैं, उसकी बात करेंगे। क्लियर है बात? तो सूक्ष्मदर्शी के बारे में तो मैंने यहाँ लिख रखा है, आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। अब मैं ये बात बता देता हूँ कि सूक्ष्मदर्शी किसी वस्तु को बड़ा करके कैसे दिखलाती है, कैसे नेत्र पर बने दर्शन कोण को सूक्ष्मदर्शी बढ़ा देती है। देखिए, जब बहुत सूक्ष्म वस्तु को हम देखते हैं तो हम उस वस्तु को नेत्र के निकट लाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आकार में बहुत छोटी है। आकार में बहुत छोटी है तो दूर रख कर देखेंगे तो वो वैसे भी नहीं दिखेगी, क्योंकि छोटी वस्तु है। और उस छोटी वस्तु को आप दूर रख देंगे नेत्र से तो नेत्र पर बनने वाला दर्शन कोण और भी छोटा होगा। पहली बात तो वो सूक्ष्म है। दूसरी बात, उसको अगर आपने नेत्र से दूर रख रखा है तो वैसे दर्शन कोण वो छोटा बनाएगी नेत्र पर, तो वो स्पष्ट दिखलाई ही नहीं पड़ेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना पास रख सकते हैं उस सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए? हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल D इजिकल टू 25 सेंटीमीटर दूरी पर नेत्र से उसको रख कर देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो अगर इतनी सूक्ष्म है कि वो 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखने पर भी दिखलाई नहीं पड़ रही है तो फिर हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी। अगर कोई वस्तु इतनी सूक्ष्म है कि उसको हम 25 सेंटीमीटर दूरी पर रख लेते हैं फिर भी वो हमें स्पष्ट दिखलाई नहीं पड़ती है, इतनी छोटी है, तो फिर हमें उसका बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए, उसको स्पष्ट देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी। अब बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म है, उसके आकार को बहुत बड़ा करके देखना पड़ेगा, तो फिर हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यूज में लेते हैं, क्योंकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आकार को काफ़ी ज़्यादा बड़ा करके दिखाती है। जबकि सरल सूक्ष्मदर्शी उतना ज़्यादा बड़ा करके तो नहीं दिखाती, लेकिन ये भी बड़ा करती है। ये भी बिंब के आकार को बड़ा कर देती है, बिंब का बड़ा प्रतिबिंब बना देती है। कैसे बना देती है उसकी हम किरण आरेख से अभी बात करेंगे। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि वस्तु अगर इतनी सूक्ष्म है कि उसको हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर भी रख दें और फिर भी वो हमें नेत्र से स्पष्ट ना दिखें, तो फिर ऐसी वस्तु को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यूज में लेना पड़ेगा। तो सूक्ष्मदर्शी क्या करता है? सूक्ष्मदर्शी उस सूक्ष्म बिंब का आवर्धित प्रतिबिंब बना देती है। अब वो जो आवर्धित प्रतिबिंब है, बड़ा प्रतिबिंब है, वो नेत्र पर बड़ा दर्शन कोण बना देता है। बड़ा दर्शन कोण बना देता है तो रेटिना पर उसकी इमेज भी बड़ी बनती है और वो सूक्ष्म वस्तुओं में बड़ी दिख जाती है। देखिए, हमने यहाँ बताया भी है, अत्यंत सूक्ष्म वस्तुएं सीधे आँख से स्पष्ट दिखलाई नहीं पड़ती, क्योंकि सूक्ष्म होने के कारण उनके द्वारा आँख पर अंतरित दर्शन कोण अत्यल्प होता है। कोई सूक्ष्मदर्शी उत्तल लेंस के आवर्धन प्रभाव द्वारा, अभी हम बात करेंगे उत्तल लेंस किस तरीके से आवर्धन प्रभाव प्रदर्शित करता है। कोई सूक्ष्मदर्शी उत्तल लेंस के आवर्धन प्रभाव द्वारा, चाहे ये सूक्ष्मदर्शी हो चाहे ये सूक्ष्मदर्शी हो, दोनों में ही उत्तल लेंस होते हैं। इसमें एक उत्तल लेंस, इसमें दो या दो से ज़्यादा उत्तल लेंस। आवर्धन प्रभाव द्वारा सूक्ष्म वस्तु का अपेक्षाकृत बड़ा प्रतिबिंब बनाकर नेत्र पर बने दर्शन कोण को बढ़ा देती है, जिससे आँख को बिंब अब आसानी से दिख जाता है। क्लियर है बात? तो ये तो सूक्ष्मदर्शी की बात हुई, जनरल बात हुई कि सूक्ष्मदर्शी किस तरीके से हमें सूक्ष्म वस्तु को दिखला पाती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं अब सरल सूक्ष्मदर्शी की। तो देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। ये कम फोकस दूरी इसलिए बोला है क्योंकि अभी इसी वीडियो लेक्चर में हम सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए डेरिवेशन देखेंगे, तो वहाँ हमें फॉर्मूला मिलेगा आवर्धन क्षमता का। ये देखिए, ये दो फॉर्मूले मिलेंगे। ये तब जब हम प्रतिबिंब D दूरी पर बनाएं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बनाएं, तब हमें सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला ये मिलेगा। जब अनंत पर बनाएं प्रतिबिंब को तो ये फॉर्मूला मिलेगा। दोनों में ही देखिए, अपॉन में है F
1+d/f तो f जितनी कम होगी m उतनी ही ज़्यादा होगी, आवर्धन क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसीलिए हमने कहा है कि इसमें जो उत्तल लेंस होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में जो एक उत्तल लेंस होता है वो कम फोकस दूरी का होता है, या यूँ बोल लीजिए एक उत्तल लेंस जो है वही सरल सूक्ष्मदर्शी का काम कर जाता है, वही आवर्धक लेंस का काम कर जाता है। इसको हम आवर्धक लेंस भी बोल सकते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी भी बोल सकते हैं। अब देखिए ये किस तरीके से सूक्ष्म बिंब का आवर्धित प्रतिबिंब बनाती है। इसके लिए देखिए हम एक टॉपिक में चलते हैं। हमने इसी चैप्टर में एक टॉपिक देखा था, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। इसमें हमने उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के 6 केसेज की बात की थी। देखिए पहला केस, जब वस्तु अनंत पर रखी हुई हो तो अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब फोकस तल में बनता है। फिर अनंत व 2f' के बीच में रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब f के इस ओर बनता है, f व 2f के बीच में बनता है। फिर 2f' पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है इधर 2f पर। फिर 2f' व प्रथम फोकस के बीच में रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है 2f व अनंत के बीच कहीं। ये प्रतिबिंब अभी तक सारे उल्टे हैं, वास्तविक हैं, उल्टे हैं, वास्तविक है। फिर हम जब उसको प्रथम फोकस पर ही रख देते हैं बिंब को, तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जो कि वास्तविक ही है और आकार में काफ़ी बड़ा है बिंब से। क्लियर बात। इन 5 केसेज में तो बिंब के लिए उल्टे प्रतिबिंब मिल रहे हैं, उल्टे प्रतिबिंब मिल रहे हैं। 6th केस जो है वो देखिए, वो सीधे प्रतिबिंब बनने का है। उसमें आवर्धित प्रतिबिंब भी बनेगा, सीधा प्रतिबिंब भी बन रहा है। देखिए जब बिंब AB को उत्तल लेंस के प्रथम फोकस व उसके प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं रखते हैं तो उत्तल लेंस उसका आवर्धित सीधा, आवर्धित भी है, सीधा भी है, प्रतिबिंब बनाता है। किस ओर? जिस ओर बिंब है लेंस के उसी ओर प्रतिबिंब बनता है। आकार में बिंब से बड़ा है और सीधा ही है, सीधा ही है। लेकिन ऐसा कब होगा? अभी हमने 5 केसेज की बात की, उनमें ऐसा नहीं होगा। ये 6th केस जो है, जिसमें जब हम प्रथम फोकस व लेंस के बीच में बिंब को कहीं रखेंगे तभी आवर्धित व बड़ा प्रतिबिंब, आवर्धित व सीधा प्रतिबिंब मिलेगा, सीधा प्रतिबिंब मिलेगा। तो इसी केस को, इसी 6th केस को हमने यूज में लिया है यहाँ सरल सूक्ष्मदर्शी में, आवर्धक लेंस में। देखिए डायग्राम में आपको दिखाता हूँ, ये वही डायग्राम है। इस डायग्राम में ये बताया कि किस तरीके से सूक्ष्मदर्शी इस सूक्ष्म बिंब का आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। कहाँ पर? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d से लेकर अनंत तक कहीं भी बना सकते हैं, क्योंकि d से पहले तो ये प्रतिबिंब अगर हमने बनवा दिया तो वो नेत्र को स्पष्ट दिखेगा ही नहीं। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d से प्रारंभ होकर अनंत तक इसको कहीं भी बनवाया जा सकता है। कैसे? इस बिंब की पोजीशन को f' व e के बीच में इधर उधर परिवर्तित करके जब इस बिंब को आप यहाँ प्रथम फोकस पर ही रख देंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। लेकिन अगर प्रथम फोकस के इस ओर कहीं रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत से कुछ पहले ही बन जाएगा। लेकिन हमें इस बिंब को ऐसी पोजीशन पर रखना होता है कि प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर से पहले न बन जाए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से पहले न बन जाए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से स्टार्ट होकर अनंत तक कहीं भी बन जाए। क्लियर है बात। अब वो 25 सेंटीमीटर पर ही आप बनवा लेंगे तो 25 सेंटीमीटर वाले को देखने के लिए पक्षमापी पेशियों को नेत्र लेंस पर दबाव डालना पड़ता है। तो दबाव डालना पड़ता है, तो इस स्थिति में जब 25 सेंटीमीटर पर आप प्रतिबिंब बनवाते हैं और उसको नेत्र से देखते हैं तो नेत्र पर दबाव पड़ता है, नेत्र दबाव की स्थिति में होता है। लेकिन जब इसका प्रतिबिंब आप अनंत पर बनवा लेते हैं तो अनंत वाली वस्तु को देखने के लिए नेत्र पर दबाव नहीं पड़ता है। पक्षमापी पेशियाँ जो है नेत्र पर दबाव नहीं डालती है, नेत्र को अपनी समंजन क्षमता का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। तो अनंत वाले प्रतिबिंब को देखने के लिए आँख आरामदायक स्थिति में रहती है, रिलैक्स्ड पोजीशन में रहती है। क्लियर बात। अब जब आप 25 पर बनाते हैं इसको, तो 25 पर जब बनाएंगे तो नेत्र पर दर्शन कोण बड़ा बनेगा, क्योंकि पास प्रतिबिंब बनवाएंगे, 25 पर ही प्रतिबिंब बनवा लेंगे तो नेत्र पर बड़ा दर्शन कोण बनवाएगा। लेकिन इसी को आप अनंत पर बनवाएं तो अनंत पर बनवाएंगे तो बहुत ज़्यादा दूरी पर जो प्रतिबिंब बनेगा तो वो नेत्र पर दर्शन कोण भी छोटा बनाएगा। तो आवर्धन क्षमता अति अधिकतम कब होगी?
जब दर्शन कोण ज़्यादा बड़ा बनेगा तब। तो दर्शन कोण ज़्यादा बड़ा कब बनता है? जब आप स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर ही इस लेंस द्वारा इस सूक्ष्म बिंब के लिए प्रतिबिंब निर्माण करवाते हैं तब। इट मीन्स 25 सेंटीमीटर डी दूरी पर जब प्रतिबिंब निर्माण करवाते हैं तब आवर्धन क्षमता आदि खत्म होती है। अनंत पर जब प्रतिबिंब का निर्माण करवाते हैं तब आवर्धन क्षमता न्यूनतम होती है। जब 25 पर निर्माण करवाते हैं प्रतिबिंब का तो नेत्र तनाव की स्थिति में रहता है, जबकि अनंत पर निर्माण करवाते हैं प्रतिबिंब का तो उसको देखने के लिए नेत्र पर कोई तनाव नहीं पड़ता है, नेत्र दबाव की स्थिति में नहीं होता है, नेत्र आरामदायी स्थिति में होता है। क्लियर बात? ये एक जनरल आइडिया था जो मैंने सारा दे दिया है। वीडियो को पॉज करके आप यहाँ रीड कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि इस सूक्ष्म बिंब का प्रतिबिंब हम कहाँ से कहाँ तक बनवा सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक? 25 सेंटीमीटर से पहले नहीं बनवाना आपको, 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक कहीं भी बनवा सकते हैं। तो हम 2 केसेज के लिए आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। एक तो तब के लिए जब हमने इस प्रतिबिंब को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनवाया है, और एक तब के लिए जब इस प्रतिबिंब को हम अनंत पर बनवाएंगे। तो उन 2 केसेज के लिए हम आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। देखिए प्रतिबिंब रचना कैसे हुई है। ये डायग्राम क्या है? ये डायग्राम तो तब के लिए है जब इस सूक्ष्म बिंब को हम सीधे ही नेत्र से देख रहे हैं, क्योंकि आवर्धन क्षमता का जो सूत्र होता है वो होता है कैपिटल M इजिकल टू बीटा अपॉन अल्फा। बीटा अपॉन अल्फा। बीटा कौन सा दर्शन कोण है? प्रतिबिंब द्वारा, यंत्र द्वारा बने प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण अपॉन जब उसी बिंब को, उसी सूक्ष्म बिंब को आप बिना यंत्र के सीधे नेत्र से ही स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखकर देखते हैं तब उसके द्वारा बनाया गया दर्शन कोण। यही होता है M का फॉर्मूला, M इजिकल टू बीटा अपॉन अल्फा। क्लियर बात? तो यहाँ से इस डायग्राम से हम, इस फिगर से हम अल्फ़ा प्राप्त कर लेंगे, इससे बीटा प्राप्त कर लेंगे। देखिए बीटा कौन सा कोण बताया हमने? इस बिंब के लिए इस लेंस ने जो प्रतिबिंब बनाया है ए डैश बी डैश, उस प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण है ये बीटा। क्लियर है बात? तो बीटा अपॉन अल्फा ही होता है कैपिटल M। तो इससे हम बीटा निकाल सकते हैं, या यूँ बोल लीजिए इससे हम बीटा निकाल लेंगे, इससे हम अल्फ़ा निकाल लेंगे। एक समकोण त्रिभुज ये, एक समकोण त्रिभुज ये, यहाँ से हम tan बीटा निकाल लेंगे, यहाँ से हम tan अल्फ़ा निकाल लेंगे। फिर tan बीटा को हम बीटा बोल सकते हैं, tan अल्फ़ा को अल्फ़ा बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ अल्फ़ा भी अत्यल्प है और बीटा जो है वो अल्फ़ा से तो बड़ा है, लेकिन बीटा भी वैसे अत्यल्प ही है। तो tan अल्फ़ा अल्फ़ा कहा जा सकता है, tan बीटा बीटा कहा जा सकता है। तो हमें इस तरीके से इन दोनों त्रिभुजों से अल्फ़ा व बीटा मिल जाएंगे। तो बीटा अपॉन अल्फ़ा करके हम M निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे अभी हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। पहले ये प्रतिबिंब रचना का किरण आरेख समझ लीजिए। ये उत्तल लेंस है, इसको हम आवर्धक लेंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसने सूक्ष्म बिंब का आवर्धित प्रतिबिंब बना दिया है। किस ओर? जिस ओर लेंस के बिंब है उसी ओर इसने प्रतिबिंब बनाया है, बिंब से बड़ा प्रतिबिंब बनाया है। प्रतिबिंब कहाँ से कहाँ तक बनाना है मैंने बता दिया, 25 से लेकर अनंत तक आप कहीं भी बनवा सकते हैं। उसके लिए आपको या तो ये बोल लीजिए लेंस को इस बिंब के सापेक्ष इधर उधर करना पड़ेगा, या यूँ बोल लीजिए लेंस के सापेक्ष इस बिंब को इधर उधर करना पड़ेगा। क्लियर बात? तो यूँ बोल लीजिए इस बिंब के सापेक्ष जिस सूक्ष्म वस्तु का आपको प्रतिबिंब बनाना है उसके सापेक्ष लेंस को आपको थोड़ा इधर उधर करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान ये रखिए कि इस बिंब को रखना हमें इस लेंस के प्रथम फोकस व इस लेंस के बीच ही कहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रथम फोकस से इस ओर हो गया तो फिर इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा लेंस के इस ओर, जो कि उल्टा बनेगा। हम 5 केसेज में भी देख चुके हैं। ये 6th केस है जिसमें हमें बिंब को प्रथम फोकस व इस लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं रखना है, तभी ये लेंस इसका आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, सीधा प्रतिबिंब बनाया होगा आकार में, बिंब से बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, उसी ओर बनाएगा जिस ओर बिंब है लेंस के। क्लियर है बात? देखिए ये मैंने एक बिंब लिया है, AB सूक्ष्म बिंब है। ये सीधे आंख से देखने पर स्पष्ट नहीं दिख रहा है, सीधे आंख से देख रहे थे हम इसको 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखकर, तो ये स्पष्ट नहीं दिख रहा था और इसके द्वारा नेत्र पर अल्फ़ा दर्शन कोण बनाया जा रहा था। क्लियर बात? अब ये तो 25 सेंटीमीटर पर रखने पर स्पष्ट नहीं दिखा, लेकिन अगर इसका हम प्रतिबिंब बना लें नेत्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर,
तो प्रतिबिंब तो बड़ा बनेगा। देखिए 25 सेंटीमीटर दूरी पर जब आपने इसको रखा नेत्र से, तो ये छोटा था और सीधे नेत्र से देख रहे थे, इसलिए कम दर्शन कोण बना। लेकिन इस सूक्ष्म बिंब को आप नेत्र से 25 सेंटीमीटर दूरी से पहले रख लीजिए, पहले रख सकते हैं, क्योंकि नेत्र को अब यंत्र से जब देखेंगे तो ये नहीं दिखेगा, इसकी बड़ी इमेज दिखेगी, जो कि 25 पर ही बनाई है हमने। और हमने कहा है कि 25 से पहले वाली वस्तु तो हमें स्पष्ट नहीं दिखती है, तो हम इसको थोड़ा ना देख रहे हैं। ये हालांकि हमने 25 से पहले रख लिया है, ये नेत्र के समीप ही रख लिया है हमने किसको, सूक्ष्म बिंब को। लेकिन इस सूक्ष्म बिंब की इमेज देखनी है हमें, तो जो कि इमेज हमने कहाँ से बनानी स्टार्ट की है, 25 से अनंत तक कहीं बनाई है। क्लियर है बात। तो 25 पर इसकी इमेज इसकी तुलना में बड़ी बनी है। ये 25 पर था तो छोटा था, छोटा दर्शन कोण। अब इसकी इमेज 25 पर हमने बनाई है, वो बड़ी बनाई है 25 या 25 से ज़्यादा दूरी पर, जो कि बड़ी बनेगी, इससे बड़ी बनेगी तो बड़ा दर्शन कोण बन जाएगा। तो ये बीटा जो है वो इस अल्फ़ा की तुलना में बड़ा है, लेकिन वैसे अल्फ़ा से बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो अल्फ़ा भी अत्यल्पी लेके चलेंगे हम और बीटा भी अत्यल्पी लेके चलेंगे। अब देखिए इसकी प्रतिबिंब रचना की बात करते हैं। इसके हेड से, शीर्ष से निकल कर जाती हुई 2 प्रकाश किरणें हमने ली है, क्योंकि प्रतिबिंब रचना के लिए हमें बिंब से आती हुई कम से कम 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। उनके प्रतिच्छेदन से ही हम प्रतिबिंब रचना करते हैं। उनके लिए अपवर्तित किरणें प्राप्त करते हैं। वो अपवर्तित किरणें अगर वास्तव में काटती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन वास्तव में अगर नहीं काटती है तो पीछे की ओर बढ़ाते हैं और जिस बिंदु पर जाकर मिलती है वहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनता हुआ बताते हैं। तो देखिए एक प्रकाश किरण ये, जो कि प्रकाशीय केंद्र ई से गुजरी, वो सीधी निकल गई बिना विचलन के। और एक प्रकाश किरण ये, जो इसके मुख्य अक्ष के समांतर आकर लेंस पर आपतित हुई, तो इसके द्वितीयक फोकस से गुजर गई। अब देखिए ये दोनों प्रकाश किरणें आगे बढ़ाए जाने पर फैलती जाएगी, तो ये आगे तो जाकर प्रतिच्छेदित होगी नहीं, तो इस ओर तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो इनको अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएं, अगर हम इन दोनों को पीछे की ओर बढ़ाएं, तो ये इस बिंदु पर आकर मिलती भी प्रतीत होगी। तो ये दोनों आपतित किरणें हमने बी बिंदु से निकल कर जाती हुई ली थी, इसलिए ये जो इमेज बनेगी, इनको पीछे की ओर एक्सटेंड करने पर वो बी की इमेज बनेगी, बी डैश। फिर बी डैश से हमने मुख्य अक्ष पर लंब डाला, तो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर जाकर वो मिलता है उसको हमने नाम दे दिया ए डैश। तो ए डैश बी डैश, इस सूक्ष्म बिंब ए बी का आवर्धित प्रतिबिंब हो गया। आवर्धित है, आभासीय और सीधा है, और लेंस के उसी ओर है जिस ओर बिंब है। क्लियर है बात। तो ये प्रतिबिंब रचना की बात होगी। प्रतिबिंब दूरी कितनी हुई, वी जो है वो 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक कितनी भी हो सकती है, इसीलिए हमने बोला है प्रतिबिंब दूरी वी ग्रेटर देन इक्वल टू डी। डी से प्रारंभ होकर डी से ज़्यादा कितनी भी, 25 से लेकर अनंत तक कितनी भी हो सकती है। अनंत पर कब बनेगा, जब इसको हम यहाँ इसके प्रथम फोकस पर ही रख देंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अदरवाइज इधर रखेंगे तो अनंत से पहले ही बनेगा, 25 से लेकर अनंत के पहले तक कहीं भी बन जाएगा अगर इधर बिंब को रखेंगे तो। क्लियर बात। ये हमने बिंब दूरी बताई है यू, लेकिन यू जो हमने लेस देन इक्वल टू एफ बताई, इसकी फोकस दूरी से कम, क्योंकि इसकी फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोल सकते हैं। जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक है उतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक है। तो फोकस दूरी से पहले ही रखना है लेंस की ओर बिंब को। क्लियर बात। तभी वो प्रथम फोकस व लेंस के बीच में कहीं आएगा, इसलिए हमने बोला है यू लेस देन इक्वल टू एफ होना चाहिए। इक्वल टू एफ इसलिए बोला है क्योंकि हम इसको यहाँ भी रखेंगे। ए बी को अगर हम इसके प्रथम फोकस पर रख दें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। और उसको देखने के लिए नेत्र पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा। नेत्र आरामदायक स्थिति में भी अनंत पर बने प्रतिबिंब को देख पाता है। हालांकि उस स्थिति में आवर्धन क्षमता 25 सेंटीमीटर पर जो हम प्रतिबिंब बनाते हैं उसके इसकी आवर्धन क्षमता से कम होती है। कब, अनंत पर जब प्रतिबिंब बनता है तब। अभी हम बात करेंगे। क्लियर है। तो ये मैंने सारी बातें कर ली है। प्रतिबिंब रचना भी मैंने बता दी है। आवर्धन क्षमता की बात करते हैं। आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला मैंने बताया। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ जो ये दर्शन कोण है किसके द्वारा बनाया गया, सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा बने प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण जो है वो बीटा बताया हमने। देखिए एक ही और एक ही है, तो नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण को हमने बोला बीटा। हमने ई यहीं बोल दिया है, आई यहीं मान ली है, क्योंकि आँख जो है वो इस सरल सूक्ष्मदर्शी के पास सटाकर ही रखते हैं, इसके पास ही रखते हैं, इस लेंस के पास ही आँख को रखते हैं, तो आँख को हम यहीं समझ सकते हैं। इसके प्रकाशीय केंद्र पर समझ लीजिए, या आँख थोड़ी सी इस ओर होगी तो इतनी सी दूरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप आई को यहीं समझिए, आँख को यहीं समझिए। इसलिए मैंने इसी बिंदु को
इसी इसके प्रकाशीय केंद्र को ई ही नाम दे दिया है, आँख यहीं समझी जाएगी। तो जो दर्शन कोण हम लेंस पर बना हुआ दिखाई दे रहा है हमें, लेंस के प्रकाशीय केंद्र पर जो दर्शन कोण बनाया जा रहा है ए डैश बी डैश द्वारा, वही हम नेत्र पर बना दर्शन कोण भी समझेंगे। क्लियर बात। अब देखिए ये नहीं, इधर से है, उसके बाद में ये पेज है। देखिए यहाँ पर कोणीय आवर्धन क्षमता फॉर्मूला है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब ए डैश बी डैश द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण बीटा अपन वस्तु ए बी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर रखकर बिना सूक्ष्मदर्शी के नेत्र से देखने पर ए बी द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण। ये वाली बात है, इन दोनों डायग्रामों की बात है, आप देख सकते हैं। ये वाली इसको बिना यंत्र के सीधे ही देख रहे हैं, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा सूक्ष्म बिंब को, फिर यहाँ हमने इसको नेत्र के निकट रखा और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनाया 25 पर। यहाँ तो ये इसको खुद को ही हमने 25 पर रख लिया था, यहाँ पर हमने इसको 25 पर नहीं रखा नेत्र से, नेत्र यहाँ है, नेत्र से 25 सेंटीमीटर दूरी से पहले ही रख लिया और इसका प्रतिबिंब बनाया है 25 या 25 से ज़्यादा दूरी पर। क्लियर है बात। तो ये आवर्धित है कि 25 पर आवर्धित प्रतिबिंब बनाया, जबकि पहले 25 पर ये सूक्ष्म बिंब था, तो इसके द्वारा छोटा दर्शन कोण बनाया जा रहा था। इसके आवर्धित प्रतिबिंब द्वारा जो कि 25 पर हम बना रहे हैं, 25 से ज़्यादा पर बना रहे हैं, उसके द्वारा जो दर्शन कोण बनेगा वो बड़ा ही बनेगा, हालांकि इसकी तुलना में थोड़ा ही बड़ा बनेगा। तो देखिए बीटा अपॉन अल्फ़ा, अब अल्फ़ा बीटा हमने तल बताएं, तो 11th की मैथ से हम जानते हैं, या यूँ बोल लीजिए 11th में फिजिक्स क्लास में हमने बताया था कि अल्फ़ा व बीटा तेल्प होने पर टेन अल्फ़ा जो है अप्रोक्स इक्वल टू अल्फ़ा होता है, टेन बीटा अप्रोक्स इक्वल टू बीटा होता है। तो यहाँ मैं टेन बीटा के प्लेस पे बीटा के प्लेस पे टेन बीटा लिख सकता हूँ और अल्फ़ा के प्लेस पे टेन अल्फ़ा लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे इस समकोण त्रिभुज से टेन अल्फ़ा मिलेगा, इस समकोण त्रिभुज से टेन बीटा मिलेगा। क्लियर बात। तो एम इजिकल टू मैं बोल सकता हूँ टेन बीटा अपॉन टेन अल्फ़ा। फिर यहाँ से टेन अल्फ़ा निकालेंगे तो लंब बटे आधार, लंब कौन है ए बी, आधार कौन है ई ए, तो ए बी अपॉन ई ए को मैं बोल सकता हूँ कैपिटल डी। तो यही मैंने बोला है, देखिए ये देखिए टेन अल्फ़ा इजिकल टू ए बी अपॉन ई ए को मैंने कैपिटल डी बोल दिया है। अब इस वाले समकोण त्रिभुज में देखिए आप, इस वाले समकोण त्रिभुज में देखिए टेन बीटा इजिकल टू ए बी अपॉन ई ए अपॉन ई ए को मैं क्या बोल सकता हूँ यू, बिंब दूरी। देखिए यही बोला है टेन बीटा इजिकल टू ए बी अपॉन ई ए को मैंने यू बोल दिया है, बिंब दूरी बोल दिया है। क्लियर बात। अब मुझे इन दोनों का अनुपात करना है, टेन बीटा अपॉन टेन अल्फ़ा करना है, क्योंकि यही है कैपिटल एम कोणीय आवर्धन क्षमता। ये अनुपात कर दिया है मैंने, यहाँ से टेन बीटा के प्लेस पे ए बी अपॉन यू लिख दिया है, ये ए बी अपॉन डी लिख दिया है, ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया, डी अपॉन यू हो गया है। क्लियर बात। अब यहाँ पर देखिए ये जो डी है यू है, ये दोनों नेगेटिव है, डी भी नेगेटिव यू भी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये आँख के इस ओर है, बाईं ओर है, आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में चलकर मापनी पड़ रही है दूरी, इसलिए डी भी नेगेटिव। और ये यू भी लेंस के इस ओर है, आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में चलकर मापना पड़ेगा यू भी, तो डी भी नेगेटिव यू भी नेगेटिव, तो डी अपॉन यू जो होगा वो पॉजिटिव आएगा। इट मीन्स आवर्धन क्षमता जो होगी इसकी पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव आवर्धन क्षमता इस बात को बताती है कि ये जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में सीधी है, सीधा प्रतिबिंब बना है। देखिए बिंब के लिए सीधा प्रतिबिंब बना है, तो सीधे होने को बताता है पॉजिटिव साइन इसका। अब देखिए यहाँ पर हम दो केसेस देख रहे हैं, जब प्रतिबिंब कहाँ बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बने। ये कहाँ पर बनाए? ये जो प्रतिबिंब बता रहे हैं वो डी दूरी पर बनाए। इट मीन्स वी डी इजिकल टू डी, लेकिन चिन्ह परिपाटी सही रखेंगे तो माइनस डी, तो वी डी के प्लेस पे तो माइनस डी रख दें, यू के प्लेस पे माइनस यू रख दें, क्योंकि इस ओर है यू, इस ओर ये वी। क्लियर बात। बिंबी सर इधर, प्रतिबिंब भी इधर, तो यू भी नेगेटिव वी भी नेगेटिव, लेकिन वी कितना माइनस डी, यू के प्लेस पे माइनस यू, किस में? लेंस सूत्र में। तो यू के प्लेस पे माइनस यू के प्लेस पे माइनस डी, किस में रख देंगे? लेंस सूत्र में। तो देखिए रख दिया है, और ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, तो वो पॉजिटिव रख दी है। वी के प्लेस पे माइनस डी, यू के प्लेस पे माइनस यू। क्लियर है। इसको सोल्व कर सकते हैं आप। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया है, और ये माइनस, और ये 1 अपॉन एफ आई, तो ये प्लस 1 अपॉन यू माइनस 1 अपॉन डी, तो ये 1 अपॉन यू इजिकल टू कितना हो गया? 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन एफ, पक्षांतरण करने से। क्लियर बात। अब मुझे तो क्या चाहिए? डी अपॉन यू चाहिए, तो दोनों पक्षों को डी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो डी अपॉन यू मिल जाएगा। देखिए डी अपॉन यू ये बन गया, और डी अपॉन डी प्लस 1, और डी अपॉन एफ हो गया ये। तो डी अपॉन यू कितना मिल गया मुझे?
1+d/f मिल गया इस केस में। किस केस में? फर्स्ट केस में, जब प्रतिबिंब ADS BDS हम कहाँ बना रहे हैं? निकट बिंदु पर बना रहे हैं, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बना रहे हैं, तब आवर्धन क्षमता, कोणीय आवर्धन क्षमता इतनी मिली। क्लियर है बात? f जितना कम होगा कोणीय आवर्धन क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी, इसीलिए हमने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के रूप में कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस लिया है। क्लियर बात? अब अनंत वाली बात करें तो हमें v के प्लेस पे, देखिए अनंत पर प्रतिबिंब बनने वाली बात है, तो ये v अब अनंत हो जाएगा और u नेगेटिव u कर दीजिए, u नेगेटिव u कर दीजिए और v अनंत कर दीजिए, फोकस दूरी पॉजिटिव आएगी ही। कब? जब हम दूर बिंदु पर प्रतिबिंब बना रहे हैं। देखिए ये किया है लेंस सूत्र में फोकस दूरी तो प्लस रखनी ही है, v के प्लेस पे अनंत कर दिया है, u के प्लेस पे -u कर दिया है, तो 1/अनंत तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/u हो गया, 1/f = 1/u हो गया। तो यहाँ से हमें मिल सकता है u = f और d से मल्टीप्लाई कर दें तो d/u = d/f। ये d से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि समीकरण नंबर ये जो है इसी के लिए हम दो केस देके चल रहे हैं। तो d/u इस केस में कितना मिला हमें? d/u को हम m बोल देंगे। देखिए d/u को हमने m बोल दिया है, d/u को यहाँ m बोल देंगे तो m = d/f मिल जाएगा। तो इस केस में आवर्धन क्षमता मिलेगी m = d/f। तो देखिए निकट बिंदु पर प्रतिबिंब बनाया, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाया तो आवर्धन क्षमता ये मिली, और दूर बिंदु पर अर्थात अनंत पर बनाया तो आवर्धन क्षमता ये मिली। अब साफ दिख रहा है कि ये एक ज़्यादा है, ये है 1+d/f, ये है d/f, इससे एक ज़्यादा है आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता अधिकतम कब होगी? जब हम स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर प्रतिबिंब रचना करवाएंगे, और ये अनंत पर प्रतिबिंब रचना के केस में आवर्धन क्षमता कम होगी, उसकी तुलना में कितनी कम? 1 कम होगी। क्लियर बात? लेकिन इसको देखते वक्त आंख तनाव की स्थिति में होगी, लेकिन इसको देखते वक्त आंख तनाव की स्थिति में नहीं होगी इस केस में। क्लियर बात? यही हमने बताई है। फिर देखिए कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता <10 होती है, <10 होती है। अगर हमें बहुत ज़्यादा आवर्धन करने की आवश्यकता हो, इट मीन्स वस्तु बहुत ज़्यादा सूक्ष्म हो, तो फिर वो सरल सूक्ष्मदर्शी से दिखाई नहीं देगी, क्योंकि इसकी आवर्धन क्षमता <10 होती है। हमें बहुत ज़्यादा आवर्धन की आवश्यकता होगी फिर तो ऐसे सूक्ष्म बिंब को देखने के लिए फिर हमें उत्तल लेंसों के संयोजन को यूज में लेना होगा, जो कि हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में यूज में लेते भी हैं। हमारे कोर्स में 2 उत्तल लेंसों वाला संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। क्लियर बात? तो ये हमने डेरिवेशन कर दिया है दोनों केसेज के लिए। दोनों केसेज कौन से? जब प्रतिबिंब हम स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनवाएं, जब प्रतिबिंब हम अनंत पर बनवाएं। अब ये सरल सूक्ष्मदर्शी के उपयोग हैं। घड़ी की रिपेयरिंग करने वाले जो मैकेनिक होते हैं, वो घड़ी के छोटे छोटे पार्ट्स को देखने के लिए इस मैग्नीफाइंग ग्लास आवर्धक लेंस को, सरल सूक्ष्मदर्शी को प्रयुक्त करते हैं। आभूषणों पर जो महीन वर्क होता है, जो बारीक वर्क होता है, जो आंखों से देखने पर दिखाई नहीं देता, उसको देखने में भी सुनार जो है इसको यूज में लेते हैं। विज्ञान की प्रयोगशालाओं में बहुत छोटे अंशांकित पैमानों को देखने के लिए भी इसको यूज में लिया जाता है। जैसे वर्नियर कैलीपर पर छोटे छोटे जो अंशांकित पैमाना होता है, 2 लाइंस के बीच में बहुत कम डिस्टेंस होती है, उसको देखने के लिए ये यूज में लिया जा सकता है। क्लियर बात? तो ये सरल सूक्ष्मदर्शी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात करेंगे। इसमें हमने सरल सूक्ष्मदर्शी को देखा है।